हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप 10th का नोट्स पढ़ रहे थे, अभी पूरे नहीं हुए हैं लेकिन मैं वो भी धीरे से पूरे करवा दूंगा। बट आपके पास जो आपके सामने आ रहा है वो है आपका अनसॉल्व पेपर। क्या आ रहा है भैया? अनसॉल्व पेपर। मेरे पास अवतार का अनसॉल्व पेपर है और आपके पास जो भी अनसॉल्व पेपर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आपके पास अनसॉल्व पेपर आज से आपका शुरू हो रहा है 2020 साइंस का अनसॉल्व पेपर 2020, ठीक है ना। अनसॉल्व पेपर 2020 साइंस सेट 1 824 NJ। ये कोड देख लेंगे भैया। क्या देखेंगे? कोड देखेंगे। अगर आपका कोड मैच हो रहा तो आपके पास कोई से भी मॉडल पेपर हो, कोई सा भी अनसॉल्व पेपर हो, किसी भी कंपनी का अनसॉल्व पेपर हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन का सिर्फ आंसर दूंगा, आपको सॉल्यूशन दूंगा, सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के, है ना, क्योंकि ज्यादा देर नहीं करनी है। खंड का भौतिक विज्ञान। अभी हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं? भौतिक विज्ञान सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, खंड का ये आपका हिंदी मीडियम का है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, ठीक है। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का अनसॉल्व पेपर सॉल्व हो रहा है क्लास 10th का। और इंग्लिश मीडियम का भी अनसॉल्व पेपर है। ये कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं, उनके लिए भी मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो वो लोग भी, उनके लिए भी अनसॉल्व पेपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वो भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा? किसमें रखना है? ऑप्शन दे रहे हैं, उत्तल है, अवतल है, समतल है, कोई नहीं, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, अवतल। अवतल दर्पण के सामने ऐसा प्रतिबिंब बनेगा जैसी कंडीशन प्रश्न में दे रखी है। पहले का जो यानी खा नंबर है, एक लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है तो प्रतिबिंब का आवर्धन होगा 3 ही होगा। अगर 4 गुनी पर होता तो 4 बनता और 3 गुनी पर है तो 3 होगा। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक, तो आपको पता है भैया विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है ना। क्या होता है? एम्पियर होता है। घ नंबर की बात करें तो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। तो कह रहा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, ठीक है ना। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आइए, तो ये हमारा ऑप्शन वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस पर चलेंगे भैया? क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, कह रहा है एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना करना है, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए सेकंड के ए में इसको यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखते हैं, है ना। एन अपवर्तनांक 1.6 है। अपवर्तनांक को हम एन से प्रेजेंट करते हैं, 1.6 हो जाएगा। और जो प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है, यानी भुजा की लंबाई जो दी गई है वो हो जाएगी कितनी? 4 सेंटीमीटर। कितना है भैया? 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमारा क्या होता है? भुजा की लंबाई है, इसको इमेज भी कह सकते हैं। तो n इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, n इज इक्वल टू रियल डेप्थ, यानी कि रियल डेप्थ अपॉन apparent डेप्थ, ठीक।
तो n इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू कितनी दी गई है 1.6 है और रियल डेप्थ आपका 4 है और अपॉन अपॉर्टमेंट डेप्थ। तो अगर हम इसको पक्षांतर करेंगे अपॉर्टमेंट डेप्थ इक्वल टू, तो 4 अपॉन 1.6 से पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा 6.25। ठीक है ना। क्या एक मिनट 8 2 जा 8 दूनी 16 8 45 5/2 तो 6 नहीं 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा भैया सेकंड का बी, दूसरे ये नहीं, यहाँ पर का पड़ेगा और दूसरे का जो खा है उसको सॉल्व करते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता की गणना कीजिए। फोकस दूरी दे रहा है f इक्वल टू कितनी है 20 सेंटीमीटर है और क्षमता यानी p इक्वल टू पूछ रहा है। p इक्वल टू क्या होता है 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/20 इक्वल टू आ जाएगा पॉइंट के 0.5 डायोप्टर, ये क्षमता है। ठीक है ना। क्या आ जाएगा पॉइंट का 0.5 डायोप्टर हो जाएगा, ये इसकी क्षमता हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरे का जो गा है, सेकंड का गा, उसको देख लेते हैं। कह रहा है एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है। विद्युत धारा का मान I इक्वल टू कितना है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर दे रहा है ना धारा का मान प्रति सेकंड। इसमें प्रति सेकंड मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड, प्रति सेकंड की बात कर रहा है। तो प्रति सेकंड अगर करेगा, कह रहा प्रति सेकंड बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। अब आइए हम लगाते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू IT, क्योंकि Q इक्वल टू NE भी होता है, रख देंगे तो NE इक्वल टू IT और हमें n निकालना तो ये हो जाएगा IT/E। तो I की वैल्यू है 10, इसकी 1/1.6 × 10⁻⁻19 इक्वल टू क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 100 × 10⁻19, ये माइनस किए हैं ऊपर गए तो प्लस, अपॉन क्या हो जाएगा 16, डिवाइड करेंगे तो 6.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड पास होंगे, निकल जाएंगे, मतलब प्रति सेकंड निकलेंगे इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगाया। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति और आकार की गणना करना है। तो देखो भैया कि आपको हम ये हमारा दर्पण हो गया M1 M2, ये दर्पण का ध्रुव हो गया P, और यहाँ पर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है यानी वाहन है। ठीक है। जो कि हमसे कितनी 6 मीटर की दूरी पर है। ठीक। इसको हम U इक्वल टू 6 मीटर भी होगा और वक्रता त्रिज्या भी 6 मीटर है। ठीक। अब यहाँ से एक किरण चलेगी जो कि इस तरह अपवर्तित हो जाएगी। अपवर्तित होने के बाद ये यहाँ से निकलेगी, ये हो जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ से एक सीधी किरण आएगी जो इसके केंद्र से होके जाएगी। ये C, ये फोकस होता है। ठीक। ये डॉटेड में होती है। तो यहाँ पर इसका जो इमेज बनेगा, मान लीजिए ये A और B वाहन है तो ये A', B' इसका इमेज बन जाता है। ये बात होती है। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा फॉर्मूला है।
अब आपको चूंकि देखिए फोकस दूरी तो दी नहीं गई है, तो फोकस इक्वल टू क्या होता है r/2। तो f की वैल्यू क्या रखेंगे 1/r/2 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u कैसा है भैया 6 मीटर है, लेकिन माइनस में होगा। दर्पण से बाईं ओर जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सब क्या बनाती हैं भैया माइनस में होता है। तो हो जाएगा ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2/r इक्वल टू 1/v माइनस 1 प्लस माइनस माइनस। अब r की वैल्यू कितनी है, ये 2/r हो गया। अब r की वैल्यू भी तो 6 है, तो 2/6 इक्वल टू 1/v माइनस 1/6 कट जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 इक्वल टू 1/v माइनस 1/6, तो 1/v इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम 6 हो जाएगा 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू 3/6 1/2। तो v इक्वल टू क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आ जाएगा v इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब इसका आवर्धन निकालते हैं। m क्या होता है -v/u, तो -v का मान है 2 और u का मान कितना है 6। वो भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे 1/3, यानी m इक्वल टू क्या आ गया 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है 1/3। अब इसको साफ करते हैं और हम लोग चलते हैं थर्ड के खा पर। देखिए इस सेट में न्यूमेरिकल्स ज्यादा दिए गए हैं। ठीक है ना, क्या दिए गए न्यूमेरिकल्स ज्यादा है, तो थर्ड का खा नहीं सॉरी थर्ड के का और अथवा निकट दृष्टिकोण से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रगति फोकस दूरी व क्षमता की गणना करो। ठीक है, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है जो मैक्सिमम 10 मीटर तक देख सकता है, और वस्तु हमारी यानी u हमारा अनंत हो जाएगा और v इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। ठीक, इतनी इमेज का देख सकता है। तो लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1 माइनस का 10 और माइनस 1/∞। तो 1/f इक्वल टू माइनस 1/10 और ये -0। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ गई। ठीक है, सेंटीमीटर सॉरी मीटर में दिया गया है, तो ये 10 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो पावर निकालना है, तो p इक्वल टू 1/f, तो p इक्वल टू 1/10 माइनस के इक्वल टू पॉइंट के 1 डायोप्टर माइनस, इतनी क्षमता है इसकी। थर्ड का खा तेरा एक विद्युतीय उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट, यानी कि ये आपकी जो है पी हो जाए पावर किलोवाट, जिसे आप चेंज करेंगे तो 2.3 इंटू 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2300 वाट और 230 वोल्ट। V इक्वल टू 230 वोल्ट दिया गया है। इसके पूरी क्षमता से कार्य करने पर इसमें कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, मतलब कि सॉरी इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो
तो इसमें कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय हो। P बराबर VI से, तो I निकाल लेते हैं, P अपॉन V, ठीक है ना। तो P का मान क्या होगा 2300 बटे V का मान कितना है 230, 0 से 0, I इक्वल टू 10 एम्पियर। ये आपकी धारा आ जाती है, 10 एम्पियर की धारा बह रही है इसमें, ठीक है। और R की बात करें तो V इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R से, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। V स्क्वायर मतलब 230 गुणे 230, V की वैल्यू 230 दी गई, अपॉन 2300, P की वैल्यू 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, 23 ओम, ये R का मान आ जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ये R का मान हो जाएगा। अब हमें कह रहा है कि व्यय ऊर्जा, कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो 10 घंटे में व्यय ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, तो वी स्क्वायर का मतलब 230 गुणे 230 गुणे टाइम है हमारा 10 घंटे, बटे आर का मान आया 23, तो 23 नाम हो गया 10 गुणे 230 गुणे 10, 23,000 वाट या फिर 23 किलो कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो इस तरह से भैया ये तीसरे का खा भी समाप्त होता है। आगे चलते हैं, 3 के खा का अथवा कह रहा एक विद्युतीय नहीं लोहे के एक तार की लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1, माना PQ कोई तार है जिसकी लंबाई जो है L1 है और इसका जो क्षेत्रफल है वो A1 है, वह प्रतिरोध 5 ओम है, R का मान भी दे रहा है। यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, लंबाई को क्या करना है भैया, अब ये हो गया P डैश Q डैश, लंबाई कर दी कितनी 2 गुनी, यानी L2, तो L2 बराबर क्या हो जाएगा 2L1, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भैया 2L1, और क्षेत्रफल इसका दोगुनी किया जाए तो इसके आयतन में भी कोई अंतर ना आए, तो इस नए तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए, और जो आयतन है वो निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेते क्या है A1 L1 इक्वल टू A2 L2, तो A1 L1 इक्वल टू A2 और इंटू L2 का मान कितना है 2 गुनी हो रही है, तो यहाँ पर हम 2L1 रख सकते हैं, तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा। अब A2 बराबर अगर निकालेंगे तो A1 अपॉन 2, ये A2 का मान आ जाएगा, आयतन यानी क्षेत्रफल कितना हो गया, आधा हो गया, ठीक है ना, जितना था उसका आधा हो जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या, R इक्वल टू, सूत्र होता है हमारा रो L अपॉन A, तो L1 A1, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू दी गई है कितनी 5 ओम, कह रहा 5 ओम है प्रतिरोध, यहाँ पर R का मान रख सकते हैं। अब हम R डैश निकालेंगे तो रो, यानी ये पहले तार के लिए हो गया, अब दूसरे तार के लिए, तो R डैश इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा रो L2 का मान कितना है 2L1 अपॉन L2 बराबर 2L1, और A2 बराबर आ गया A1 बाई 2, ठीक है। तो ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा रो इंटू L1 अपॉन A इंटू 2 इंटू 2,
यानी एक ये दो और एक ये वाला दो कहाँ गया ऊपर। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर डैश इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 इंटू 4। तो आर डैश इक्वल टू, अब देखिए ये रो L1 अपॉन A1 ये बराबर है इसके, और जिसका मान कितना है 5, तो 5 गुणे 4 बराबर क्या आ जाएगा 20 ओम, 20 ओम हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा 20 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। इसको अब सॉल्व करते हैं, हटाते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपकी सेहत से ज्यादा बड़ा बनाया गया है। ठीक है ना, आपकी सेहत से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन कर दिया गया है। इसमें 3 प्रतिरोध लगाए गए हैं इस तरह से। एक प्रतिरोध यहाँ पर है, यहाँ बैटरी दे दी गई है, प्लस माइनस 16 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर कुंजी लगा दी गई है, और यहाँ जैसे निकले तो 2 प्रतिरोध और जोड़ दिए गए हैं, और यहाँ पर धारा नियंत्रक आमीटर लगा हुआ है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है और ये R6 है। अब प्रत्येक का हमें सॉल्व करना है। आगे देख क्वेश्चन कह रहा है इस संलग्न विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक R1, R2, R3 30 ओम, R4 10 ओम व R5 व R6 जो हैं वो 40 ओम प्रयुक्त बैटरी 16 वोल्ट व 0 आंतरिक प्रतिरोध वाली है। प्रत्येक प्रतिरोधक R1, R2, R3, R4, R5 व R6 में बहने वाली विद्युत धाराएं क्रमशः I1, I2, I3, I4, I5, I6 एवं प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1, V2, V3, V4, V5, V6 है की गणना कीजिए। परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा की भी गणना कीजिए। ठीक है ना, परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा की भी गणना कीजिए। तो ये भी आपको निकालना है। तो ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो भैया देखिएगा ये हमारा जो R1, R2, R3 समांतर क्रम में है तो लिख सकते हैं R1, R2 व R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः R बराबर यानी इनका तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो क्या हो जाएगा 30/2, क्योंकि उसने क्या दे रखा है R1, R2, R3 बराबर, एक काम करते हैं इसको नोट कर देते हैं। R1 बराबर, R2 बराबर, R3 बराबर 30 ओम दे रहा है। ठीक है, R4 हमारा दे रहा है 10 ओम, 10 ओम। R5 बराबर, R6 बराबर दे रहा है 40 ओम। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, R बराबर 30 ओम आता है। तो ये क्या होगा, अब आपको पता है डायरेक्ट ना लगाऊं तो ऐसे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सिर्फ समझा रहा हूं। प्रत्येक 30 ओम का है तो 1/30 1/30 आ जाएगा। 1/R बराबर क्या आ जाएगा 3/30, तो R बराबर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में 30/3 बराबर 10 ओम आ जाएगा, क्योंकि R1, R2, R3 समांतर क्रम में। R4 आपका अकेला है, वो 10 ओम ऑलरेडी दिया गया है। अब इसी तरह R5 व R6 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो R डैश बराबर अगर निकालें तो ये हो जाएगा क्या 40/2 बराबर आ जाएगा 20 ओम। ठीक, अब लगाते हैं कुल प्रतिरोध। क्या लगाते हैं, कुल प्रतिरोध। अब देखिए ये जो R डैश आया है और R का मान आया है, ये तीनों ये और R4 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे R डैश व R4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है।
अतः ये हो जाएगा कुल प्रतिरोध, अतः कुल प्रतिरोध बराबर क्या आ जाएगा, 8 10 प्लस 8 20 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 ओम। ये हमारा कुल प्रतिरोध आ जाता है। ठीक है ना, क्या आ गया भैया, 40 ओम कुल प्रतिरोध आ जाता है। ठीक, तो ये हमारा कुल प्रतिरोध आ जाता है। अब हम लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। ठीक, I बराबर V अपॉन R से, तो V है हमारा कितना 16 वोल्ट की बैटरी है बटे 40, 4 चौको 16, 4 दाम 40 बराबर पॉइंट के 4 एम्पियर की धारा बह रही है परिपथ में। पॉइंट के 4 एम्पियर की धारा बह रही है। अब इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो क्या हो जाएगा, अब हम निकालते हैं V1। इसके लिए क्या होगा, V1 V2 V6। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR1। ठीक है ना, क्या हो जाएगा IR1। तो R1 न करके IR, क्योंकि इन देखो ये समांतर क्रम में है, तो जब समांतर क्रम में है तो तीनों में धारा समान रहेगी। तो ये हो जाएगा क्या, पॉइंट के 4 धारा का मान ये आपने निकाला था इंटू R का मान 10 आया, बराबर आ जाएगा 4 वोल्ट, 4 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर। अब चूंकि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 बराबर है तो 4 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या V4 के लिए, तो V4 बराबर क्या हो जाएगा IR4, तो बराबर क्या हो जाएगा 0.4 गुणे 10 बराबर ये भी 4 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि R4 का मान 10 ओम है, ये रहा R4। अब V5 इक्वल टू हो जाएगा IR5, तो पॉइंट के 4 इंटू R5 का मान कहाँ पर है 40, R5 का मान है सॉरी R डैश आएगा, R5 की जगह पर कौन आएगा R डैश का मान, क्योंकि ये समांतर क्रम में थे तो इनका हो जाएगा 20, तो बराबर क्या आ जाएगा 8 वोल्ट, 8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये अब चूंकि V5 और V6 समांतर क्रम में है तो इक्वल होंगे, तो इनका भी 8 वोल्ट। तो ये प्रत्येक में विभवांतर आ गया, प्रत्येक में विभवांतर आ गया। अब हमें प्रत्येक में धारा निकालना है। क्या निकालना भैया, धारा। तो I इक्वल टू V अपॉन R, इस फॉर्मूले से चलते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा I1 V1 R1, तो V1 हमारा कितना है, V1 हमारा आया 4 वोल्ट, ये रहा, बटे R1 है हमारा बटे 30, R1 R2 R3 R1 R2 R3 के मान 30 ओम है, तो बटे 30 हो जाएगा, बराबर पॉइंट के 133 एम्पियर की धारा। ठीक है, अब चूंकि I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर, तो यह है 0.133 एम्पियर, ये हो जाएगा। फिर I4 इक्वल टू क्या होगा V4 अपॉन R4, तो V4 कितना आया 4 वोल्ट, ये भी है, R4 का मान 10 है, तो पॉइंट के 4 एम्पियर। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर जब I5 लगाएंगे तो V5 अपॉन R5, तो V5 का मान कितना है 40, सॉरी 8/40। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 पंच 40, 1/5 बराबर 0.2 एम्पियर की धारा बहेगी। और I5 इक्वल टू I6 समांतर क्रम में होने के कारण इनमें भी पॉइंट के 2 एम्पियर की धारा बहेगी। तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना, ये आपका सोल्यूशन बन गया क्वेश्चन नंबर 4 का। एक छोटा सा था न्यूमेरिकल जो आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा 4 का अथवा विद्युत जनित्र के बारे में बात कर रहा है। तो विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर इसकी क्रिया विधि समझाइए। ये आपके नोट्स पर होगा, नोट्स नहीं तो मॉडल पेपर में आपका सोल्यूशन दिया गया है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम लोग कहाँ बढ़ने वाले हैं, इसको साफ करेंगे। खंड खा, ठीक है ना, क्या है, रसायन विज्ञान है। खंड खा रसायन विज्ञान पर चलने वाले हैं। तो खंड खा में जो रसायन विज्ञान है उसकी बात करते हैं। तो रसायन विज्ञान में कह रहा है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है, ठीक है। एथिल अल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का है, एथेनॉल, ठीक है। कैसे होता है, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। अब 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, एन प्लस ऑल बराबर क्या बन जाएगा, एथेनॉल, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। 5वें का खा कह रहा है क्षारीय विलयन का pH मान हमेशा 7 से अधिक, इसका थर्ड सही था और इसका फोर्थ है 7 से अधिक होता है, हमेशा 7 से अधिक होता है। गर्म श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में पहला होता है AgCl। क्या होता है भैया, AgCl होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड। 6वें का कह रहा जिंक धातु के कार्बोनेट एसिड से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। तो कार्बोनेट एसिड की बात करें तो ZnCO3 ये हमारा एसिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, 6वें कह रहा है जिंक धातु के कार्बोनेट एसिड से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। तो देखिए क्या होता है भैया, जिंक धातु का जो कार्बोनेट एसिड है, सबसे पहले तो हम लिखते हैं कार्बोनेट एसिड। कार्बोनेट एसिड का सूत्र होता है ZnCO3, ठीक है। अब ZnCO3 को अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं भैया, गर्म करते हैं, तो ये बनाता है ZnO प्लस CO2। क्या बनाएगा, ZnO प्लस CO2 बनाएगा। अब जो ये ZnO बना, जिंक ऑक्साइड बना, इसका कार्बन के साथ अपचयन करा देते हैं। किसके साथ, कार्बन के साथ अपचयन करा देंगे तो ये Zn प्लस CO ये गैस के रूप में निकल जाएगा और हमें जिंक धातु प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका 6वें का A हो गया। अब 6वें के B पर चलते हैं, ठीक है ना। 6वें का B कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं विरंजक चूर्ण के बनाने की एक एक विधि की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहले हम लिख देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का समीकरण, ठीक है। तो भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की समीकरण क्या होगी, आपको जिप्सम को 2CaSO4 × 2H2O, ये क्या है, जिप्सम है ना। तो जिप्सम को अगर हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म तो बन जाता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O और प्लस 3H2, ये हमारा प्राप्त हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, ठीक है। और इसी में कह रहा है कि विरंजक चूर्ण और बनाना है, तो यहां पर लिख देंगे, हेडिंग डालेंगे विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। तो ये हेडिंग हो गई हमारी विरंजक चूर्ण बनाने की। अब विरंजक चूर्ण के लिए हमारा बुझे चूने की क्रिया क्लोरीन से करवा दीजिए। काय से, बुझे चूने की क्रिया
क्लोरीन से अगर हम करवाएंगे तो बनेगा क्या, CaOCl2 और प्लस H2, ये हमारा विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, विरंजक चूर्ण बनाने की समीकरण हो जाती है। ठीक, अब जो छठवें का C है, छठवें का C ये कह रहा है कि मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया, तो ये आपके नोट्स में उपलब्ध है। ठीक है ना, आपके नोट्स में लिखाया गया है, आपके सर ने लिखाया होगा, और नहीं तो मॉडल पेपर में तो आपका आंसर इसका दिया ही होगा। ठीक है ना, तो इसको आप वहां से सॉल्व कर ले देंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और मैंने जैसा आपको बोला है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। ठीक है, ये आप स्वयं कर लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के एक आवर्त में एक वर्ग में तत्वों के धात्विक लक्षणों में परिवर्तन की कारण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो में एक आवर्त एवं एक वर्ग में धात्विक लक्षणों, तो ये है 7 का ए, धात्विक लक्षण। ठीक है भैया, धात्विक लक्षण के बारे में बात करें तो क्या होता है कि किसी आवर्त में बाएं से, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, लेफ्ट से राइट चलने पर, ठीक है ना, क्लियर हुआ, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, यानी नाभिक का जो है आवेश बढ़ता है, फलस्वरूप क्या हो जाएगा, और आकर्षण बल घटेगा। जबकि वर्ग में घटता है, जबकि वर्ग में घटता है। अतः तो जब ऊपर से नीचे चलेंगे तो नाभिकीय आवेश घटेगा, क्योंकि कक्षाओं की त्रिज्या बढ़ जाती है, कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, और बाएं से दाएं चलने में कक्षा की संख्या नहीं बढ़ती है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, अतः किसी आवर्त में बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं चलने पर धात्विक लक्षण घटता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। ठीक है, धात्विक लक्षण बढ़ता है। ऐसा भी बना सकते हैं, इसका एक छोटा सा डायग्राम दे सकते हैं, लेफ्ट राइट, काहे में चल रहे हैं, आवर्त में चल रहे हैं, अप डाउन, ये क्या है भैया, वर्ग है। हम गणना किसकी कर रहे हैं, धात्विक लक्षण की। तो क्या कह रहा है, आवर्त में क्या होता है, घटता है, और वर्ग में क्या होता है, बढ़ता है, ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता है। ठीक है, 7वें का बी, 7 के बी को देखते हैं। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, NaCl के बनने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन डॉट बिंदु द्वारा समझाइए। आयनिक बंध, हेडिंग डालेंगे आयनिक बंध। छोटी सी परिभाषा है, इस प्रकार के बंध बनने में, इस प्रकार के बंध बनने में एक परमाणु द्वारा, या ऐसा लिख दो, बंध बनने में परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का
आदान प्रदान होता है। ठीक है ना। परमाणु, इस प्रकार के बंध बनने में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। मतलब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा परमाणु लेता है। ठीक। अब आयनिक बंध कहलाते हैं, आयनिक बंध कहलाते हैं। ठीक है, आयनिक बंध कहलाते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल हमें NaCl का देना है, चूंकि तो NaCl आपको पता है Na की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और Cl की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 3 6 1 7। अब इसको ऐड करना हो तो 7 चाहिए, इसको 1 ही चाहिए, तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो Na पॉजिटिव हो जाता है और Cl निगेटिव हो जाता है। ये आपका आंसर होगा सेकंड के बी का। ठीक। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, तो हम अब लोग 8 नंबर पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग आंसर है। 7 नंबर का क्वेश्चन होता है, एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण एवं एक उपयोग भी लिखिए। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण। ठीक है, एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण लिखना है। नंबर 1 लिख सकते हैं NaOH से क्रिया, NaOH से क्रिया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाते हैं। किसकी करवाना है क्रिया हमें, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल का सबसे पहले सूत्र हमें मालूम होना चाहिए, जो कि होता है CH3COOH, और प्लस क्रिया कराएंगे NaOH से तो बना देगा CH3COONA और प्लस H2O, सोडियम एसीटेट बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन। नंबर 2 पर आते हैं, PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया कराते हैं तो ये बनेगा क्या, CH3COOH प्लस PCl5, एरो मार्क बन जाएगा CH3COCl प्लस POCl3 और प्लस HCl, एसिटिल क्लोराइड है। क्या है भैया, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है। अब नंबर 3 पर चलते हैं, तो नंबर 3 रासायनिक गुण लिखना है। तो मान लो हमने लिख दिया C2H5OH से क्रिया, इससे क्रिया दिखाई दे रहे हैं, तो CH3COOH प्लस C2H5OH, एरो मार्क बनेगा CH3COO C2H5 प्लस H2, एथिल एसीटेट हो जाएगा। फिर आता है उपयोग, कह रहा है एक उपयोग, इसका नाम वैसे एथिल एसीटेट है, नाम लिख लें एथिल एसीटेट, और इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक है। उपयोग की बात करें तो नंबर एक ही पॉइंट पूछा है, तो लिख सकते हैं सिरका उद्योग में, सिरका उद्योग में, विनेगर इंडस्ट्री में इसका बहुत उपयोग होता है, सिरका का उपयोग बहुत होता है, चाउमीन वगैरह सब बनाने में काम किया जाता है ना। अब हम लोग चलते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 8वां 7 नंबर का है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन 7 नंबर पे दे दिया, और इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा पर। क्वेश्चन नंबर 8 का और, ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। पहली दे रहा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये आपको भैया वेद एग्जाम्पल देना है, वेद एग्जाम्पल क्या देना है, वेद एग्जाम्पल देना है, जो कि चैप्टर नंबर 1 पर मिलेगी, चैप्टर नंबर 1 पर होगी, आपके नोट्स पर उपलब्ध होगी। और नंबर 2 पर आ जाता है सजातीय श्रेणी, क्या आता है, सजातीय श्रेणी। ठीक है ना, सजातीय श्रेणी की बात करें, ये आपको भी वेद एग्जाम्पल देना है, वेद एग्जाम्पल, और ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4 पर। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा,
चैप्टर नंबर। और अब जो हम आगे कर रहे हैं इसी का जो गा नंबर है, यानी ये का था और ये खा है। अब गा नंबर कह रहा है एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल की IUPAC नाम पद्धति। अब अगर हम हेडिंग डाल दें एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए हमने एक एग्जांपल मान लिया HCHO। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? एक कार्बन के लिए मेथ होता है, सिंगल बॉन्ड का एन होता है, CHO का अल होता है, नाम बन जाएगा मेथेनल। इसी में दूसरा हम कीटोन डालते हैं कीटोन के लिए, तो कीटोन का एक सूत्र लेते हैं CH3COCH3। अभी कितने कार्बन है? 3 है। 3 कार्बन पे क्या होगा? प्रो प्लस सिंगल बॉन्ड का हो जाएगा एन प्लस कीटोन का लगता क्या? ओन 2, यानी कि प्रोपेनोन 2। और तीसरा जो दिया गया है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, HCOOH ले लिया। अब इसमें क्या है? एक कार्बन है, मेथ है, सिंगल बॉन्ड का एन है, COOH का क्या लगेगा? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो पूरा नाम बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा खंड खा रसायन विज्ञान भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलने वाले हैं खंड गा पर, ठीक है ना। तो इसको हम चेंज करते हैं और ये हो जाएगा खंड गा जीव विज्ञान। अब हम लोग जीव विज्ञान सॉल्व करेंगे खंड गा की, ठीक है। तो ये आपका नोट हो गया होगा। हम इसको साफ करते हैं और चलते हैं खंड गा पर। खंड गा पर चलते हैं। खंड गा कह रहा है मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। ये है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो मानव हृदय में आपको पता है, एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा दे रहे, आपको याद रहेगा कितने चैम्बर होते हैं। ये ठीक है, ये हमारा हार्ट का डायग्राम हो गया। तो चैम्बर नंबर 1 2 3 4, कितने चैम्बर दिख रहे हैं आपको? 4 चैम्बर होते हैं। तो 9 के का में आपके 4 चैम्बर, और ये आपका ऑप्शन नंबर है 4 सही है, ठीक है। अब खा की बात करते हैं। 9 का खा कह रहे द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं कहाँ पर होती हैं भैया? रंध्र में पाई जाती हैं। रंध्र होता है हमारा, रंध्र ऐसा ऐसा इस तरह से रंध्र होता है, ये कोशिकाएं, और इसके चारों ओर सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये इस तरह से। इनको कहते हैं द्वार कोशिकाएं। तो कहाँ पाई जाती हैं भैया? रंध्रों में पाई जाती हैं, रंध्रों में पाई जाती है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, गा नंबर। कह रहा है पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा अधिक अनुकूल है? भैया तना होता है ना, तना। अब जैसे कि गन्ना है या किसी अन्य चीज का तना है, ये नोड होते हैं, ठीक है। इनको यहाँ से काट के लगा दो, जमीन में मिट्टी में दबा दो, तो नया पौधा तैयार हो जाता है। घा नंबर की बात करें, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या। देखिए जाइगोट हमेशा द्विगुणित होता है। क्या होता है? जाइगोट हमेशा द्विगुणित होता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। जैसे कि स्पर्म और ओवम, ये दोनों क्या होते हैं? NN होते हैं, दोनों में क्रॉस होगा तो ये 2n बन जाएगा, यानी कि या x मान दे तो ये 2x हो जाता। तो इस तरह से आपका ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो उससे पहले हम जो है ये अपने छोटे मोटे डायग्राम जो हमने बनाए हैं इनको साफ कर देते हैं और तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा 10 का ये कह रहे जीवाश्म को परिभाषित कीजिए। एक उदाहरण के साथ इसको महत्व को समझाइए। तो क्या होता है जीवाश्म? ठीक है, जीवाश्म को परिभाषित करना होता है तो इसकी परिभाषा सुन लीजिएगा। पृथ्वी के अंदर
पृथ्वी के अंदर दबे लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व, पृथ्वी के अंदर दबे लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवधारियों के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। पृथ्वी के अंदर लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व दबे जीवधारियों के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहेंगे भैया? जीवाश्म कहते हैं। उदाहरण में, एग्जाम्पल में हम लिखते हैं इसका आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, और इसमें कह रहा महत्व बताइए, तो इनका जो महत्व होता है जीवाश्मों का, जैव विकास में इनका योगदान होता है, जैव विकास में मुख्य योगदान होता है। ठीक है, यानी जीवधारियों का विकास किस प्रकार से हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, इन सबके विकास में इनका योगदान बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये 10वें का सॉल्व हो जाता है। 10वें का खा कह रहा है वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर करना है भैया। तो देखिए क्या होता है, वायवीय का मतलब मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं और ये आपकी कॉपी में लिखा होगा नोट्स में। ठीक है, आपके नोट्स पर उपलब्ध होगा। वायवीय मतलब जहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, अवायवीय मतलब जहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता ना हो। तो वायवीय कहां पर पाया जाता है, यानी इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अवायवीय में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 2, यह लगभग सभी जीवधारियों में पाया जाता है और अवायवीय जो होता है केवल बैक्टीरिया या कुछ जीवों में पाया जाता है। नंबर 3, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण दहन होता है। ठीक है ना, और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है ना, हाँ। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब वन्य प्राणियों पर संक्षिप्त टिप्पणी, अगला क्वेश्चन इसी का जो गा दे रहे हैं, कह रहे हैं वन्य प्राणी। ठीक है, वन्य प्राणियों पर आपको जवाब देना है, टिप्पणी लिखना है। तो वन्य प्राणी कहाँ पर रहते हैं? वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो जहाँ यानी जंगलों में जहाँ तो पेड़ पौधों या जीवधारियों, यानी जंगलों में पाए जाने वाले जीवधारियों को क्या कहा जाता है? वन्य प्राणी कहा जाता है। और ये आपके नोट्स पर उपलब्ध होगा। ठीक है, आपको लिखाया भी गया होगा और नहीं मॉडल पेपर में मिल जाएगा। यानी कि जंगलों को और उनमें पाए जाने वाले जंतुओं को वन्य प्राणी कहा जाता है, जो कि आजकल बहुत ही क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। जंगल काटे जा रहे हैं और उनके रहने का आवास समाप्त हो रहा है, जिससे उनकी नष्ट हो रहे हैं। कई जातियां हमारी विलुप्तता की कगार पर पहुंच गई हैं। ठीक है, तो ये आपका था 10वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 का जो 11 का जो का है उसकी बात करें, कह रहा है पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स, तो पादप हार्मोन्स में आपके बहुत सारे होते हैं। ऑक्सिन है, नंबर 2 जिबरेलिन है, नंबर 3 साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन है, नंबर 4 एथिलीन है। ठीक है, इस तरह से होते हैं। उसमें 2 पूछे हैं पादप हार्मोन्स, तो ये हमारे 4 लिख दिए और इनके कार्य बता रहा है। तो जैसे ऑक्सिन का काम क्या होता है? पुष्पन को प्रेरित करता है, खरपतवार को नष्ट करता है। जिबरेलिन क्या करता है? जिबरेलिन का काम होता है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, जिबरेलिन का मुख्य काम होता है। साइटोकाइनिन होता है, एथिलीन गैसीय हार्मोन्स होता है। तो लेकिन बट क्या ये आपका आपके 30% के अकॉर्डिंग हटा हुआ है। ठीक है ना, 30% के अकॉर्डिंग आपके आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस। और 11 के खा की बात करें तो जो 11 का खा कह रहा, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं? प्रत्येक ऐच्छिक मतलब वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा अनुसार होती हैं, जैसे कि हाथ पैर चलाना, खाना खाना, ये हमारी ऐच्छिक क्रिया है। और अनैच्छिक क्रिया क्या होती है? बिना इच्छा के वो गोलगप्पे का ठेला देगा, मुंह में पानी आ जाता है।
आता है कि नहीं? पड़ोसी के यहाँ दावत हो, आपका बुलावा ना हो तो मुंह में पानी है, बड़ा तरस लगता है यार, 2 पूड़ी हमें भी खिला देता तो क्या प्रॉब्लम हो जाती। ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया। या आप साइकिल चला रहे हैं, आपके सामने कोई आ जाता है, ब्रेक लग जाते हैं, आपकी आंखों के सामने कोई चीज आती है, पल के झपक जाती है, अनैच्छिक क्रिया होती है, इन्हें प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। तो बेटा ये भी जो है आपका 11वीं का खा है, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना, आउट ऑफ सिलेबस है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है द्विगुण संकरण की सहायता से मेंडल के वंशागत नियमों को समझाइए। तो द्विगुण संकरण की बात करें तो मेंडल के तृतीय नियम की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बताना है। स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आपको बताना है, ठीक है। स्वतंत्र अपव्यूहन यानी थर्ड नियम होता है। तो वैसे तो ये आपके नोट्स में लिखा होगा, लेकिन मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूं जिसे आप सुन लें। लिखूंगा तो बहुत समय लगेगा। जब दो जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षणों वाले के बीच क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं, परंतु इनमें अगर स्वपरागण कराते हैं तो लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण पर, जब मटर के गोल पीले एवं हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी गोल पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं, परंतु इनमें स्वपरागण कराने पर दूसरी पीढ़ी में गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार बीज वाले पौधे 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। अब आइए इनका क्रॉस करके देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं गोल पीले और झुर्रीदार पीले। गोल पीले के लिए हमने क्या किया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसके युग्मक बनेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसका युग्मक होगा स्मॉल वाई। इनके बीच क्रॉस होगा तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, सभी गोल पीले हैं। क्या है भैया? सभी गोल पीले। ठीक, अब इनमें अगर हम स्वपरागण कराएं, क्या कराएं? स्वपरागण, तो युग्मक बनाना पड़ेगा। तो युग्मक कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इससे कराएंगे, पहले तीसरे से, तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, एक बनेगा, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये युग्मक बने 4 हमारे। अब इसी को हम लेके चलते हैं F2 पीढ़ी में। ठीक है, किसमें चलेंगे? F2 पीढ़ी में चलते हैं हम लोग। तो F2 पीढ़ी में क्या होगा भैया? ये चेकर बोर्ड बन गया, ये बना, ये हो गया और ये हो गया। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यही युग्मक हम इधर भी लिखेंगे। इसका बन जाएगा कैपिटल और कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसका इसमें करेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ये सब क्या होंगे? राउंड येलो।
ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे, गोल पीले। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब हमारे क्या है, गोल पीले। ये हमारा हो जाएगा गोल हरा, गोल हरा, और एक ये होगा गोल हरा। ये होगा हमारा झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले, और ये होगा झुर्रीदार हरा। तो इसका जो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप होगा 9:3:3:1। देखिए गोल हरे 1 2 3, ये 3 हो गया। झुर्रीदार पीले 1 2 3, ये भी हो गया। झुर्रीदार हरा 1 हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है हमारा, गोल पीले। ठीक है, तो ये जीनोटाइप आता है। अब इसके डेफिनेशन हमने आपको बोल दी, ये आपका 7 नंबर दिलाएगा। और आगे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा, ठीक है, 12 के अथवा में कह रहा है परागण की परिभाषा लिखिए। तो पहले हेडिंग डालते हैं परागण। छोटी सी एक डेफिनेशन होगी, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। एक बार फिर से दोहराएंगे, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। पुष्प के लंब काट के नामांकित चित्र के द्वारा निषेचन क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो पुष्प का लंब काट अगर हम बनाए डायग्राम में, तो ये हो जाएगा भैया, ठीक, ये हमारे दल हो जाएंगे। क्या है ये, दल, कलरफुल भाग होता है। ये हमारे बाह्य दल होते हैं, बाह्य दल होते हैं, ठीक है। और यहीं से स्टामेन, स्टामेन निकलता है, यानी इसको हम कहते हैं पोलन साइड, पराग कोश। और ये हमारा होता है फिलामेंट यानी तंतु। यहाँ पर परागकण बनते हैं, और ये हमारा कहलाता है वर्तिकाग्र, ठीक है। ये हमारी होती है वर्तिका, और ये जो भाग है ये कहलाता है अंडाशय। अंडाशय में जो होते हैं बीजांड होते हैं। क्या होते हैं भैया, बीजांड, इनको हम कहते हैं बीजांड। यहीं पर निषेचन क्रिया होनी है। तो क्या होता है कि परागकण यहां से निकलता है, इसको हम कहते हैं परागकण। क्या कहेंगे, परागकण। यहां से निकल करके ये वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। पहुंचने के पश्चात क्या होता है, ये अंकुरित होता है, ठीक है ना। क्या होता है भैया, अंकुरित होता है इस तरह से। तो इसको कहते हैं पराग नलिका। क्या बनाता है, पराग नलिका। और ये जो पराग नलिका होती है, ये वृद्धि करते हुए ओव्यूल यानी अंडा बीजांड तक पहुंच जाती है ऐसे, और इसके केंद्रक से निषेचन कर लेती है। ये तो था लंबवत काट का डायग्राम। अब देखिए क्या होता है, निषेचन क्रिया में आपका क्या होता है, जो पराग कण होता है, पराग कण में भैया ये पराग कण है, इसमें 3 केंद्रक होते हैं, 1 2 3। 2 जनन केंद्रक होते हैं और एक नलिका केंद्रक होता है। नलिका केंद्रक का काम होता है बीजांड को घोलना। नलिका केंद्रक का काम होता है बीजांड को घोलना। तो ये भित्ति को तो ये इसको गला देता है और यहाँ पर जाकर के मिलता है। तो क्या होता है, एक्स ये वाला और एक नलिका केंद्रक यहाँ से आके ऐसा मिल जाता, तो एक्स हो जाता, कितना हो गया 2x हो गया। फिर ये वाला इसी से आगे मिलता है तो x 2x + x यानी कि 3x। यानी निषेचन क्रिया 2 बार होती है। अब निषेचन क्रिया 2 बार होती है तो इसे हम कहते हैं दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना।
तो इसकी डिटेल आपके नोट्स में ऑलरेडी मौजूद होगी। और यहाँ तक कि ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया और आपका इस तरह से फर्स्ट सेट यानी 824 NG कंप्लीट होता है। इसके आगे हम लोग मिलेंगे अगले सेट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि भैया अनसोल्ड जरूर लगाएं। अनसोल्ड अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी। अच्छी प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, आपको अनसोल्ड जरूर कंप्लीट करना है। समझ गए कि नहीं? अनसोल्ड कंप्लीट करना है मतलब करना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे। ठीक है ना? और इसके अलावा कंजूसी ना करें, लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और एक कमेंट्स भी कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।